दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कांसीराम साहब के जीवन संघर्षों से परिचित कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार साहब ने एक मामूली किसान के घर में जन्म लेकर संघर्ष करते करते बहुजन समाज को राजनीति में स्थापित करने का काम किया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप कांसीराम साहब के संघर्षों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पंजाब राज्य के खवासपुर गांव में साहब कांशीराम का परिवार रहता था तथा सतलुज नदी के किनारे दोआब क्षेत्र में कटली गांव के नजदीक पिता हरिसिंह जी खेती बाड़ी करते थे। उसमें तरबूज की खेती भी करते थे तथा पास लगे आम के बागों को ठेके पर लेते थे। विद्यालय की शिक्षा के दौरान साहब कांशीराम जी अपनी दिनचर्या अनुसार सुबह जल्दी उठकर तरबूज तोड़कर बुग्गी में भरकर पास की मंडी में बेचने जाते थे। उसके बाद घर आकर तैयार होकर पढ़ाई करने चले जाते थे। स्कूल से आने के बाद साहब फिर से अपने खेतों में चले जाते थे। वहां आम के बाग की रखवाली करते तथा एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। प्रकृति से जुड़ाव के कारण गर्मियों में आम के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते करते सो जाते थे। इसके अलावा एक उसी पेड़ के नीचे तथा पेड़ के ऊपर बनी मचान पर बैठकर लगातार शांत भाव से सोचते रहते। साहब के घर वालों को साहब को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सबको मालूम था कि वे उसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। साहब की शिक्षा चौथी कक्षा तक मलकपुर के सरकारी स्कूल में हुई। 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा इस्लामिया स्कूल रोपड़ में हुई। 9वीं और 10वीं की शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल में तथा महाविद्यालय शिक्षा BStoncy गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ में पूरी हुई। उस समय रोपड़ क्षेत्र में चमार जाति में साहब कांशीराम पहले छात्र थे जिन्होंने BStoncy तक की पढ़ाई पूरी की। BStoncy की पढ़ाई के दौरान साहब कांशीराम ने खेत में काम करना बंद कर दिया था तथा पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। खेत में काम न करने के कारण साहब के घर में आपसी कहासुनी भी हो जाती थी। चूंकि साहब घर में बड़ा होने के कारण खेत में काम की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती थी, लेकिन साहब अधिकतर समय अपनी पढ़ाई में लगाने लगे। खेत के काम में हाथ न बटाने के कारण पड़ोसी जमींदार साहब के पिता हरित जी को टोकते कि तुम्हारा बड़ा बेटा कांशीराम हट्टा कट्टा है, उससे खेत का काम क्यों नहीं करवाते? क्या पढ़ा लिखा कर उसे पटवारी बनाएगा? तब उसी जवाब में साहब के पिता उन जमींदारों को धमकाते थे, लेकिन वो बातें दिलो दिमाग पर चुभ जाती थीं। एक दिन साहब के पिताजी ने साहब को कॉलेज में न जाने तथा खेत में जरूरी काम करने के लिए छुट्टी करने को कहा तो साहब ने काम करने की मनाही कर दी। इस बात पर साहब के पिता भड़क उठे और जो जमींदार बोलते थे वही बातें साहब को कह डालीं कि वो जमींदार सही कहते हैं कि कांशीराम को पढ़ा लिखा कर क्या पटवारी बनाएगा। इस बात पर साहब बोले कि तो पटवारी केवल उनके लड़के ही बनते हैं। ये क्या सोचते हैं कि हम ऊंचे ख्वाब भी न लें, हम केवल गुलामी ही करते रहें? वो खुद के लड़कों से खेत का काम क्यों नहीं करवाते? उनके लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। आज के बाद मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगा। आप उन पागल जमींदारों को कह देना मैं पटवारी नहीं प्रधानमंत्री बनूंगा। इस तरह के संवाद से घर में तनाव का माहौल बन गया और साहब के पिता ने ठंडे दिमाग से सोचा कि अब कांशीराम को पढ़ाना है तथा इन ताना देने वाले जमींदारों के मुंह पर तमाचा मारना है। साहब हमेशा जिद्द के पक्के थे, जो बात कह देते थे वो उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी। 25 अगस्त 2003 को आंबेडकर मैदान लखनऊ में अखिल भारतीय BSP कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। लखनऊ में साहब ने आखिरी भाषण दिया था। यहां पर साहब ने अपने पिताजी की सोच को लोगों के सामने इस प्रकार रखा, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो मास्टर जी ने मेरा नाम स्कॉलरशिप के इम्तिहान में भेजा तो मुझे चौथी क्लास में स्कॉलरशिप मिली, 4 रुपया महीना। 8वीं क्लास में 8 रुपया महीना। इस तरह से मैं अतिशूद्र समाज का चमार आगे बढ़ा। 1948 में मेरे गांव के नजदीक का एक चमार IAS में सेलेक्ट हो गया। इधर मेरे पिताजी को किसी ने ताना मारा कि भाई लड़के को क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ लिख कर ये क्या पटवारी बनेगा। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये पढ़ लिख कर पटवारी क्यों बनेगा, हमारा गांव के नजदीक कर एक चमार पढ़ लिख कर कलेक्टर बना है, तो मेरा लड़का भी कलेक्टर बनेगा।
लड़के को कलेक्टर बनाने का बुखार मेरे पिताजी को भी था। मैं पढ़ा लिखा और आगे बढ़ा, न पटवारी बना न कलेक्टर बना और आगे बढ़ता गया। आज मैं इस प्रकार की कोशिश में हूं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं। इस प्रकार साहब ने अपनी व अपने पिताजी की सोच को 2003 में बहुजन समाज के सामने रखा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा होकर अच्छी नौकरी करे, अच्छे खानदान में शादी करे और अच्छी जगह पर मकान चलाए। माँ बाप समझते हैं कि इसी कार्यशैली से हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे। देखने में आया है कि दुनिया के ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप की सोच के अनुसार ही काम करते हैं तथा उसी सोच को धरातल पर उतारते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक सपना संजोए हुए थे, वही बच्चे अब नौकरी करते हुए अपने मकान शहर में बनाकर रह रहे हैं। और जब इनके बुजुर्ग माता पिता गांव से शहर में अपने बच्चे के पास आते हैं तो वही बच्चे जिनके लिए माता पिता बड़े बड़े सपने देख रहे होते हैं, वह अपने दोस्तों से अपने माता पिता का परिचय तक करवाना मुनासिब नहीं समझते। तो क्या हो गया नाम रोशन? क्या इसी नाम रोशन की इंतजार कर रहे थे? अक्सर मैंने शहर में रह रहे माता पिता की हालत को देखा है। शहर में बने मकान के एक हिस्से में छोटी सी कोठरी बनाकर उन सपने संजोने वाले माता पिता को कैद खाने में रोक दिया जाता है। ये है हमारे देश के आधुनिक जमाने की हकीकत। जिस प्रकार प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है, ठीक उसी प्रकार साहब कांशीराम जी के माता पिता की भी यही इच्छा थी। साहब कांशीराम घर में 3 बहनों से तथा 2 भाइयों से बने थे। जैसा कि परंपरानुसार घर में बड़े लड़के की शादी के बाद ही छोटे बच्चों की शादी के बारे में सोचा जाता है, उसी प्रकार साहब के घर में रिश्ते की बातें प्रारंभ हो गईं। साहब के पढ़े लिखे होने के कारण पंजाब राज्य के एक विधायक के घर से रिश्ता आया। इस रिश्ते को देखते ही साहब के परिवार वालों ने हां कर दी। इस रिश्ते के लिए साहब की इच्छा नहीं जानी गई। शादी की सारी बातें तब हो गईं और झट से साहब की मंगनी कर दी गई। लेकिन साहब मंगनी से खुश नहीं थे, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसी दौरान देहरादून में साहब को नौकरी लग गई और साहब देहरादून चले गए। दूसरी तरफ लड़की के परिवार वाले साहब की शादी के लिए बार बार कहने लगे, लेकिन साहब ने शादी करने से मना कर दिया। देहरादून में साहब के परिवार के सदस्य आते जाते रहते थे तथा शादी के लिए दबाव देते रहते थे, लेकिन साहब ने हां नहीं की। धीरे धीरे साहब ने घर आना जाना बंद कर दिया। इसके बाद साहब ने देहरादून से नौकरी छोड़ दी और पूना में ER.D टेल में सहायक अनुसंधान के पद पर नौकरी करने लगे तथा यहां से घर आना जाना साहब ने बंद कर दिया और शादी विवाह न करने का संकल्प लेकर एक पत्र अपने घर वालों के नाम भेज दिया। साहब के इस व्यवहार से मंगनी तोड़ दी गई। इस तरह के व्यवहार से साहब के पिता को बहुत बुरा लगा। जब कभी कभार साहब के घर में कोई व्यक्ति साहब द्वारा चलाई गई मूवमेंट के बारे में चर्चा करते तो साहब के पिता बहुत गुस्सा होते हुए कहते कि कांशीराम की चर्चा अब मत किया करो, मैं समाज में जवाब देने लायक नहीं रहा। इसने समाज में मेरी नाक कटवा दी है। मेरे लिए कांशीराम मर चुका है। अब साहब का गांव आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था तथा साहब के परिवार का हालचाल साहब के सामने कार्यकर्ता बताते रहते थे। बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक घरती पूना बहुजन समाज के लिए पूना ऐतिहासिक प्रेरणादायी घरती रही है। समय पर अनेक महापुरुषों ने यहां बिगुल बजाया है, चाहे वह कोरे गांव की महारों का रक्तपात क्रांति रही हो, जहां विशाल शहीदी मीनार बनी हुई है जो पूना से 20 किलोमीटर की दूरी पर भीमा नदी के पास बनी हुई है, जो बहुजनों के महान बलिदान का प्रतीक है। यहां राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने एक मजबूत मूवमेंट चलाई थी जिसने ब्राह्मणवाद की नसें ढीली कर दी थीं। जैसे ही फूले जी को ब्राह्मणों ने अपनी बारात से शूद्र कहकर बेइज्जत करके भगाया था, तभी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था। फुलेवाड़ा में एक कुआं खोदा गया जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग पानी पी सकते हैं। ये उस समय का दौर था जब पेशवागिरी चरम सीमा पर थी, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को साथ लेकर इसी पूना में बहुजन समाज के लड़के लड़कियों के लिए विद्यालयों का संचालन किया तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आज फुलेवाड़ा पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर तले गांव में स्थित है। आज आम्बेडकरी फुले मूवमेंट के लोग
दूर दूर से फुलेवाड़ा के दर्शन करने आते हैं। इसी पूना शहर में बाबा साहेब डॉ आंबेडकर ने मूवमेंट चलाई थी। इसी पूना की यरवदा जेल में गांधी जी ने दलितों को मिले अधिकारों के विरुद्ध आमरण अनशन किया था और मजबूरीवश बाबा साहेब ने गांधी जी से समझौता करना पड़ा था, जिसे भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है और दलितों के लिए काला दिन के रूप में पहचाना जाता है। इसी पूना में एक बंगला है जहां बाबा साहेब डॉ आंबेडकर कुछ दिन रुके थे। इसी पूना शहर में साहेब कांशीराम जी ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बिगुल बजाकर आंबेडकर मूवमेंट की जड़ें जमाई थीं। 6 नवंबर 2007 को पलवल हरियाणा में एक कार्यक्रम में दीना भाना जी से मेरी मुलाकात हुई। उनसे बात करने के लिए हम थोड़ा बाहर घूमने के लिए चल दिए तथा उनसे साहब कांशीराम जी के बारे में मैंने जानने की कोशिश की। तब दीना भाना जी को पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं और उन्होंने वो तमाम बातें बताना आरंभ कर दिया जो उनके साथ पूना में घटनाएं घटी थीं। उन्होंने बताया कि जब मैं पूना में ERDL में 4थे दर्जे का कर्मचारी था और कांशीराम जी क्लास 1 अधिकारी थे, ERDL ने बाबा साहेब डॉ आंबेडकर और भगवान बुद्ध की जयंती की छुट्टियां खत्म करके दिवाली और तिलक की जयंती में जोड़ दी थी। आगे दीना भाना जी ने बताया कि मैंने इसका पूरे जोर शोर से विरोध किया और इस केस को लड़ने के लिए कांशीराम जी ने मुझे पैसा भी दिया तथा हौसला भी बढ़ाया। उसके बाद जोशी जैसे दूषित मानसिकता के कर्मचारियों ने मुझे पीटने की योजना बनाई। जब इस बात का कांशीराम जी पता चला तो हट्टे कट्टे साहब ने जोशी और अन्य कर्मचारियों को ललकारते हुए कहा कि किसी ने दीना भाना की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। तब इस बात पर जोशी ने साहब कांशीराम जी से पूछा कि ये 4th श्रेणी का कर्मचारी और आप क्लास 1 अधिकारी, आप दोनों का क्या रिश्ता है? तब साहब ने गरजते हुए कहा कि दीना भाना और मेरी दोनों की राशि एक है। इसकी जाति भी 6 से शुरू होती और मेरी जाति भी 6 से शुरू होती है, इसलिए वे मेरा भाई है। इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो उसकी आंखें फोड़ दूंगा। आगे दीना भाना जी ने बताया कि काश कांशीराम जी उस समय पूना में मेरा सहयोग न देते तो आज दीना भाना इस दुनिया में नहीं होता। इस प्रकार दीना भाना जी के साथ एक होटल में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए काफी लंबी चर्चा हुई। इस तरह से पूना में दीना भाना और साहब की मूवमेंट ने एक नया मोड़ ले लिया। उस समय DK खापणे जी भी इस मूवमेंट में विशेष सहयोगी थे। यहां तक पहुंचते पहुंचते साहब की कार्यशैली में बहुत बदलाव आ चुका था और यहीं से जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अपनी जिंदगी के 29 वर्ष पूरे करते ही सन 1964 ईस्वी में साहब कांशीराम जी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और समाज में जाकर लोगों को जगाने का अभियान शुरू कर दिया। पूना के अलावा साहब ने दिल्ली में भी मूवमेंट शुरू कर दी। भारत की राजधानी होने को कारण सभी राज्यों के कार्यक्रम दिल्ली से आसानी से मैनेज किए जा सकते थे, इसलिए साहब ने दिल्ली को केंद्र चुना और मुहिम तेज कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।